नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं किसी दर्शक के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन इसमें एक विशेषता है। वो विशेषता यह है कि मैंने कहा था कि भाई आप अपने एक प्रश्न को अगर मेरे पास भेजते हैं तो उसका मैं उत्तर दूंगा। इन्होंने एक से अधिक प्रश्नों का जवाब मांगा है और जो प्रश्न पूछा उसके अलावा भी कुछ बातें यदि हो तो उसको बताने को कहा है। इसका अलग से उन्होंने कहा कि मैं जो आपके प्रति कुंडली आप देखते हैं उसका फीस, उसका चार्ज मैं आपको दूंगा। यही इसलिए आवश्यक बता देना समझता हूँ कि ऐसा ना समझें कि आप किसी के केवल एक ही प्रश्न का उत्तर क्यों देते हैं और किसी का एक से अधिक प्रश्नों का उत्तर क्यों देते हैं। इसीलिए मैंने ये बात कही और कोई बात नहीं है। मेरा उसका उद्देश्य यह नहीं है कि आप हमको अपना डिटेल भेजिए और पैसा भेजिए तब सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। ये मेरा नियम है। मैं एक कुंडली का 1100 रुपये लेता हूँ प्रति कुंडली व्याख्या करने का, और वैसे जो नहीं आ पाते ऐसे भी मैं एक प्रश्न का उत्तर देता हूँ जिसमें कोई फीस की आवश्यकता नहीं होती है। खैर, तो इनका डेट ऑफ बर्थ 12 जून 2005, 12 जून 2005, 12 जून 2005। टाइम ऑफ बर्थ है 6:02 PM शाम को। जन्म स्थान है चिकमंगलूर, चिकमंगलूर कर्नाटक में है, वहाँ इनका जन्म स्थान है। जन्म की तारीख हो गई 12 जून 2005। जन्म का समय 6:02 शाम में और स्थान है चिकमंगलूर कर्नाटका में। इस हिसाब से इनकी कुंडली बनती है स्कॉर्पियो लग्न की, वृश्चिक लग्न की। स्कॉर्पियो वृश्चिक 8 नंबर का वृश्चिक हो गया। इसका स्वामी मंगल होता है। जब वृश्चिक लग्न बनता है तो छठा भाव जो रोग का है उसमें पहले नंबर की राशि पड़ती है मेष राशि, एरिश बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। तो पहला भाव शरीर, छठा भाव रोग, दोनों को यह नियंत्रित कर रहा है मंगल। मंगल देवताओं का सेनापति है, तो सेना में रोगी वगैरह तो भर्ती होते नहीं। हट्टे कट्टे तंदुरुस्त व्यक्ति ही भर्ती होते हैं, युवा व्यक्ति भर्ती होते हैं। तो प्रायः यह व्यक्ति या लड़का भी स्वास्थ्य के मामलों में अच्छा रहेगा। शरीर इसका हट्टा कट्टा रहेगा, बढ़िया रहेगा, एक्सरसाइज करेगा, जिम जाएगा, अपने को अच्छा पोस्चर में दिखाएगा। अब बाकी ग्रहों की स्थिति आप देखिए। इनकी कुंडली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? 7th हाउस में 3 ग्रह सूर्य, बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। ये भाव चार्ट है, राशि चार्ट में अलग अलग होती है। मैं राशि चार्ट पर कभी जाता नहीं, मैं सिर्फ भाव चार्ट के अनुसार ही व्याख्या करता हूँ। तो इनके 7वें भाव में 3 ग्रह बैठ गए, सूर्य, बुध और शुक्र। 7वां भाव लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का, यात्रा का, अंतरराष्ट्रीय एवं अंतरदेशीय जो भी यात्रा होती सबका है, वहीं पर 3 ग्रह बैठे हुए हैं। तो इनकी कुंडली में सबसे मजबूत पक्ष, स्ट्रॉन्ग पार्ट जो है वो 7th हाउस है। इसमें 2 राजयोग बनते हैं। सूर्य और बुध के कारण बुधादित्य नामक राजयोग, सूर्य और बुध के कारण जो योग बनते हैं, सूर्य का एक नाम आदित्य है, इसीलिए राजा दशरथ के द्वारा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया गया था। इनका एक नाम आदित्य है। तो इससे बनता है बुधादित्य नामक राजयोग। बुधादित्य नामक राजयोग वाले व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहते हैं, मजाकिया स्वभाव के होते हैं। इनकी जो बुद्धि होती है बहुत तेज होती है, किसी भी प्रश्न का उत्तर तत्काल दे सकते हैं। आपने प्रश्न किया, उत्तर दिया, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि ऐसे लोग विज्ञान सम्मत विचारक होते हैं, केवल पुरातन पंथी नहीं होते, नए नए विचार इनके आते रहते हैं। साइंटिफिक थॉट्स इनका होगा, हर चीज को एक अलग नजरिए से देखने की कला इनमें विकसित रहती है। यही नहीं, सबसे बड़ी विशेषता यह है
कि ये नए जमाने के अनुसार चलते हैं। कोई नई चीज़ आई, नया आविष्कार हुआ, चाहे किसी भी मामले में हो, तो इसको कभी भी शक के दृष्टि से नहीं देखते, ये पॉजिटिवली देखेंगे उसको। ऐसे लोग किसी न किसी खास क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करते ही करते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। भाग में क्या लिखा उससे नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि भाग में क्या लिखा उसके उल्टा वो चल जाता है, लेकिन यह सूर्य और बुध का योग फलित होगा। ये राजयोग है, सूर्य राजा है, बुध युवराज है। युवराज का मतलब होने वाला राजा। तो बुधादित्य नामक राजयोग कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब यह अकेले ही यह योग बता रहा है कि यह व्यक्ति यदि सरकारी नौकरी में गया, जबकि जाएगा, पूरी संभावना है, जाना चाहे तो 100% चला जाएगा, तो गजटेड अफसर बनेगा ही बनेगा। यदि किसी प्राइवेट जॉब में ही रहा तो भी उसमें बड़ा अधिकारी बनेगा, जैसे एमडी बन जाए, डायरेक्टर बन जाए, सीईओ बन जाए, ये होगा, इसमें क्षमता है। दूसरी बात, अब यही देखिए, बुध और शुक्र बैठे हुए हैं एक साथ। बुधादित्य नामक राजयोग तो बना, यही बुध शुक्र के साथ में बैठा हुआ है। इसको कहते हैं लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी नारायण योग का मतलब क्या हुआ? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में बुध को यज्ञीय ग्रह माना गया है। यज्ञीय ग्रह मतलब यज्ञिक अनुष्ठान कराने वाला ग्रह। जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसका अधिकारी बुध ही है। जितने भी यज्ञ में सामग्री लगाई जाती है, औषधियाँ लगाई जाती हैं, वो सारा के सारा बुध के अधीन है। बुध वाणी का कारक है। आप लोगों को मालूम होगा कि मंत्र जपना तो बड़ा आसान है, कोई भी मंत्र जप देता है, लेकिन इसका लाभ आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक उस मंत्र का सही उच्चारण न हो। वाणी, इस पर एक बहुत कथा है, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। इसीलिए बुध का किसी भी अनुष्ठान में, पूजा पाठ में, यज्ञ में महत्वपूर्ण स्थान। वह ब्राह्मण, वह पंडित जिसका उच्चारण सही नहीं हो, चाहे वो 1 लाख जप करे या 1 करोड़ जप करे, कुछ नहीं होने वाला है, उल्टा हो जाएगा। अब बुध भगवान, यज्ञ को कौन कराता है? भगवान विष्णु जी करते हैं। भगवान विष्णु ही यज्ञ के मुख्य कर्ता धर्ता है, इसलिए बुध को विष्णु जी का साक्षात वाचक माना गया है। पहली बात, शुक्र माँ भगवती का उपासक है। शुक्राचार्य माँ भगवती के उपासक हैं। इसमें लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी, दुर्गा जी, जो भी समझिए, तीनों जो महान देवियाँ हैं सभी भगवती के ही स्वरूप हैं। लेकिन शुक्र को समस्त सुखों का भोग देने वाला माना गया है। दुनिया में जितना भी भोग है, जमीन है, मकान है, वाहन है, वस्त्र है, अदन खाने का, पीने का, या दुनिया भी जितना भी चीज़ जिससे हम सुख की अनुभूति करते हैं, हमको सुख का अनुभव होता है, वो शुक्र के अधीन है। अब यह जो भगवती के उपासक में भगवान विष्णु के सदा साथ रहने वाले कौन हैं? माँ लक्ष्मी जी हैं। तो इसीलिए इसका नाम लक्ष्मी नारायण योग है। नारायण का प्रतिनिधि बुध और लक्ष्मी जी का प्रतिनिधि शुक्र है। ऐसे व्यक्ति का जन्म हर हाल में सुखी घर में होता है, ये प्रमाण है। अगर 1-8% मान ले, ज़्यादा नहीं, 1-8% मान लिया जाए कि जब इसका जन्म हुआ होगा, इसके घर में खुशहाली नहीं होगी, तो जैसे ही बुध और शुक्र एक साथ थे और जन्म लिया, इसके माता पिता, इसके गार्जियन के धनागमन में वृद्धि होने लगी होगी, वो लगातार आगे बढ़ने लगे होंगे। क्यों भाई? क्योंकि इसके भाग्य में बाल्यावस्था सुख में व्यतीत होना चाहिए, इसके पास धन की कमी नहीं होनी चाहिए, खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। शुक्र बुध शौकीन है। अब शौकीन का क्या मतलब है? अच्छा खाना, अच्छा पहनना, यही ना है सुख भाई। तो ऐसे लोगों को लक्ष्मी नारायण योग के कारण सब सुख की प्राप्ति होगी। तीसरी बात, यह शनि और चंद्रमा को देख रहे हैं।
चंद्रमा के द्वादश स्थान में शनि बैठ गया। यह राशि चार्ट में दोनों एक साथ हैं, मैंने देखा है। अब राशि चार्ट में दोनों एक हैं, इसका नाम है विष योग। विष योग, विष योग मतलब क्या? आप पॉइजन खा लेना नहीं। जैसे ही चंद्रमा से द्वादश में शनि किसी की भी कुंडली में बैठ जाए तो द्वादश स्थान हानि का, नाश का है। चंद्रमा मन का कारक है, मानसिक अवस्था, मानसिक स्थिति को बताने वाला चंद्रमा। अब जैसे ही शनि उससे द्वादश स्थान में बैठ गया, ये क्लियर कट है कि यह लड़का को मानसिक परेशानी तो होगी ही होगी। इसका नाम है विष योग। रंग में भंग हो जाना, सब कुछ अच्छा होते होते खराब हो जाना। बड़ी मेहनत से गुड़ तैयार करता है आदमी, उसमें कोई गोबर डाल दे, वही गति है, विष योग हुआ। अब एक और योग है, देख रहे हैं कि मंगल चौथे भाव में बैठा हुआ है, तो यह मांगलिक योग कहलाता है। मतलब इसको शादी वैसे ही लड़की से करनी चाहिए जो खुद भी मांगलिक हो। इसके अलावा अब हम इसकी कुंडली में आते हैं। एक प्रश्न इनका था कि क्या ये साढ़े साती में है लड़का? तो भाई साढ़े साती में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी जो साढ़े साती चल रही है वह मकर लग्न या मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, ये 3 लोगों के लिए चल रही है। मकर, कुंभ और मीन। मकर 10 नंबर, कुंभ 11 नंबर और मीन 12 नंबर। आप देखेंगे कि इसका चंद्रमा 4 नंबर में है, तो साढ़े साती नहीं है भाई, ये साढ़े साती में नहीं है। तो इस भ्रम में न पड़े, ये साढ़े साती में नहीं है। और मैंने पहले भी बताया है कि जिनकी साढ़े साती चल रही है उनको भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यह जो साढ़े साती अभी चल रही है तो शनि अपने ही राशि में है, अपने ही घर में है, इसलिए ज़्यादा परेशान किसी को नहीं करेंगे। हाँ, जो व्यक्ति परोपकारी नहीं होगा, दूसरे का भला निस्वार्थ रूप से नहीं करेगा, उसको तो ये रगड़ देंगे। दिखाने के लिए कितना भी हाफ डाफ बांधे कि हम तो सबसे बहुत बड़ा परोपकारी है, लोगों को मदद करते हैं, एकदम करते हैं तो बहुत अच्छी बात, ये कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। लेकिन अगर नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं, तब तो रगड़ के रख देगा शनि। खैर, उस पर आइए। दूसरी बात थी कि ये क्या करेगा, जॉब करेगा कि नहीं करेगा। तो भाई जॉब के लिए पहले प्रोफेशन को देखते हैं, तो प्रोफेशन का भाव 10वां, ठीक है, और प्रोफेशन का कारक सूर्य। अब इसकी कुंडली के अनुसार सूर्य की स्थिति को देखिए। सूर्य 4, 7, 1, 6 और 10 भी है। 10 तो जुड़ गया। 10वां हाउस प्रोफेशन का, सूर्य ही प्रोफेशन का कारक। 6ठा भाव जॉब का, तो 7वां भाव बिजनेस का भी है। लेकिन मैंने कहा कि हर भाव आगे वाले के भाव के फलों को रोक देता है। अब 6 क्या करेगा? 7 को रोक देगा। तो ये लड़का जॉब करेगा। जब बुधादित्य राजयोग की मैंने व्याख्या की तो कहा था कि ऐसे लोग सरकारी नौकरी में जाते हैं, सरकारी विभाग में जाते हैं, काम करते हैं। ये लड़का जाएगा। चूँकि 6 और 7 दोनों ऑपरेट हो रहे हैं, तो यह बिजनेस में भी जा सकता है, जाएगा, लेकिन कार्य क्षेत्र वही होगा, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ बिजनेस, या जिस कंपनी में जाए वो कंपनी गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम करे तब। अब प्रश्न उठता है कि भाई ये कब होगा? तो वर्तमान में इसकी महादशा चल रही है शुक्र की, वीनस की महादशा 20 अक्टूबर 2012 से 20 अक्टूबर 2032 तक है। ये 20 वर्ष रहती है। अब 32 में इसका उम्र कितना हो जाएगा? 2005 का जन्म है तो 27 साल हो जाएगा ना भाई। तो यही उम्र तो जॉब का है। तो अब देखिए शुक्र की स्थिति कैसे देखें। शुक्र की स्थिति मेरे कहने से नहीं, शुक्र का सबसे जो पहला है वो 5 नंबर। यह है अच्छा पद, अपनी इच्छा के अनुसार अच्छा वेतन वाला पद, अच्छा पैसे वाला पद, यही प्रमोशन दिलाता है 5वां भाव। फिर व्यापार, इसमें नौकरी नहीं आ रहा है। फिर व्यापार और 12 नंबर खर्च हुआ, तो
ये कह रहा है कि जब तक शुक्र की महादशा है नौकरी नहीं लगेगी, जब तक शुक्र की महादशा है नौकरी नहीं लगेगी। ये लड़का हर हाल में बिजनेस के लिए प्रयास करेगा कि हम बिजनेस ही करेंगे, गार्जियन कुछ भी कहे, बोलेगा कि ना मैं अपना काम करूंगा। मैंने कहा था कि 7 नंबर जो ऑपरेट हो रहा है तो अपना बिजनेस करेगा, लेकिन 6 इसको रोक देगा। अगर मैं राय नहीं दे रहा हूँ, उसको जो बुझाए वो करे। यदि यह बिजनेस में उतर गया तो जैसे ही 20 अक्टूबर 2032 के बाद सूर्य की महादशा चलेगी, इसका बिजनेस बंद हो जाएगा, पैसा डूब जाएगा, निवेश जो किया रहेगा वो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सूर्य के पास में 6 नंबर है और 6 नंबर बिजनेस को रोक देता है, भट्टा बैठा देता है। 7वां भाव व्यापार का नहीं चलने देगा, 7वां भाव पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप टूट जाएगी। इसीलिए इसको जब तक सूर्य की महादशा समाप्त नहीं होती, वो 6 साल रहती है, तो 20 अक्टूबर 32 से लेकर के 6 साल, 20 अक्टूबर 2038 तक, 38 तक, 20 अक्टूबर 2032 से 20 अक्टूबर 2038, 38 सूर्य 20/10/2032 से 20/10/2038 तक, यह जो पीरियड है 20 अक्टूबर 2038 तक, इसको बिजनेस में किसी भी सूरत में नहीं जाना चाहिए, इसको नौकरी में ही धरना चाहिए। अगर बिजनेस में गया तो डूबना तय है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। तो क्या आफ्टर 38 ये बिजनेस में जा सकता है? तो उसके बाद दशा आरंभ होती है चंद्रमा की, 7, 9, 8, 11, 9। हाँ जी, जा सकता है। क्यों जा सकता है? ये ABCD में बार बार समझाता हूँ। मून इज स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेटर ऑफ 7th हाउस एंड 7th हाउस सिग्निफाई बिजनेस। तो यदि इसको बिजनेस में जाना ही है तो आफ्टर अक्टूबर ऑफ 2038 के बाद ही जाना चाहिए। तो क्या उसमें सफलता मिलेगी? 100% मिलेगी। क्यों मिलेगी? इसलिए मिलेगी कि चंद्रमा है वो 11th हाउस का सिग्निफिकेटर है। देखिए आप लोग, 11th हाउस फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, लाभ, आमदनी, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, ये बता रहा है इसको होगा। अब आप देखेंगे इसमें 9th हाउस 2 बार आया, एक बार ये, एक बार ये। 9th हाउस पिता का सुख, पिता से सहायता, तो बिना अपने पिता की सहायता के बिजनेस नहीं कर सकता। इसको अपने पिता की अनुमति, आदेश लेकर के ही बिजनेस में आना चाहिए, नहीं तो बिजनेस नहीं चलेगा। दूसरी बात, और पूछता गया, अब एक प्रश्न है कि स्टडी के मामले में क्या है। तो चूंकि ये स्कॉर्पियो लग्न का है तो ज़्यादा देर तक लगातार बैठ के नहीं पढ़ पाएगा, एज की एक कमी होगी, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छा होगा। बुधादित्य नामक राजयोग वाले व्यक्ति पढ़ने में अच्छे होते ही हैं, तो पढ़ने में बहुत अच्छा होगा। सिर्फ यही इसकी कमजोरी होगी कि लगातार ज़्यादा देर तक नहीं बैठ के पढ़ेगा, रुकना। तो शिक्षा में इसकी स्थिति क्या रहेगी, स्टडीज में इसकी स्थिति क्या रहेगी? तो देखिए, 4th हाउस एजुकेशन का, प्राइम हाउस ऑफ एजुकेशन इज 4th हाउस, हायर एजुकेशन 9th हाउस, एंड मास्टर डिग्री एंड एबव 11th हाउस। तो इसका 4th हाउस का जो सिग्निफिकेटर है वो जुपिटर है, गुरु। इसके पास क्या है देखिए, 9, 10, 9, 2, 5, 9 आ गया, हायर एजुकेशन आ गया, तो वेल एजुकेटेड होगा, ये उच्च शिक्षित होगा। अब यह जो जुपिटर है जन्म के समय में मून के स्टार लॉर्ड में था, बृहस्पति जन्म समय में चंद्रमा के नक्षत्र में था। चंद्रमा क्या बोलता है? 7, 9, 11,
तो 9 और 11 आ गए, तो ये लड़का पढ़ने में निस्संदेह बहुत अच्छा होगा, हायर एजुकेशन को हर हाल में प्राप्त करेगा और अपने स्टडी को यह नहीं कि आफ्टर ग्रेजुएशन बंद कर दे, इसकी कोई संभावना नहीं दिख रही है। संभावना बहुत अच्छी है कि ये मास्टर डिग्री ले, किसी विशेष क्षेत्र में स्पेशलिस्ट बने, वो काम करें। अब इसको क्या अपनाना चाहिए, जो कि इसके आधार पर अगर हम डिसाइड करें कि भाई इसको किस क्षेत्र में जाना चाहिए, स्पेशलिस्ट बनना चाहिए, देखिए इसका उम्र तो 17 साल पार कर गया, हमारी इससे कोई बात है नहीं कि अभी क्या पढ़ रहा है +2 में। लेकिन नंबर वन में बायोलॉजी, नंबर 1 में बायोलॉजी करना चाहिए। इसको मेडिकल लाइन में जाना चाहिए, मेडिकल लाइन में जाना चाहिए। MBBS हो, भारत में MBBS बोलते हैं ना, बाहर क्या बोलते हैं हमको नहीं मालूम। नंबर 1 में बायोलॉजी में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि एक तो महादशा शुक्र की, शुक्र वैद्य है, वैद्य डॉक्टर है, इसको मृत संजीवनी विद्या की जानकारी है, वैद्य है, ये पहला नियम। दूसरा नियम कि जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल या राहु 4th हाउस से जुड़ जाएं किसी भी माध्यम से, तो ऐसे लोगों को चिकित्सा क्षेत्र में जाना चाहिए। इसलिए पहला लाइन विषय क्या ले, तो बायोलॉजी। अब यही खेल बदलता है, शुक्र की महादशा तो बायोलॉजी, MBBS डॉक्टर। शुक्र इंजीनियर भी है, मैंने बोला मास्टर डिग्री करेगा तो इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाने की संभावना है, लेकिन वो 2nd नंबर पे है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो 2nd नंबर पे इंजीनियरिंग 2nd नंबर पे इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग में क्या करेगा, तो शुक्र की महादशा, शुक्र इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करवाते हैं। पहला नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आजकल जो चला हुआ है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वही है। तो इसको यही 2 चीज़ करना चाहिए। तीसरी बात है कि अब मान लेते कि दोनों में कुछ नहीं किया, तब क्या करेगा ये? तब ऐसी पढ़ाई करना चाहिए जिससे प्रोफेसर बन जाए, एजुकेशन से संबंधित प्रोफेसर हो उसमें। लेकिन इन्हीं दोनों में से सबसे पहले इसी को ध्यान दे। दूसरे नंबर पे, तीसरा नंबर में टीचिंग लाइन। ये तीसरे नंबर में टीचिंग लाइन, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यही एजुकेशन में अच्छा। लेकिन चूंकि आप देखेंगे कि चंद्रमा में 8 नंबर भी है, 8 नंबर हर बात में कुछ कमी कर देता है। तो ये मेरिट लिस्ट में टॉप करे कभी ना होगा, मेरिट लिस्ट में टॉपर भी आ जाए ये संभव नहीं है। एग्जाम देगा, बिल्कुल क्वालिफाई करेगा, अच्छी नंबरों से क्वालिफाई करेगा, लेकिन अगर मान लेते हैं कि टॉप 100 का मेरिट लिस्ट बने तो मुश्किल है इसको आना। क्यों नहीं आएगा भाई? अभी मैं बताया कि बड़ा बढ़िया होगा, पढ़ने में अच्छा होगा, पढ़ने में, तो भी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 4th हाउस का सिग्निफिकेटर जुपिटर मून के स्टार लॉर्ड में बैठा है, एंड मून इज कनेक्टेड विथ 8th हाउस, और 8th हाउस क्या करता है? रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है बातों को, इसलिए ये नहीं होगा। दूसरी बात, इसके स्वभाव पर मैं थोड़ा बोल दूं। मंगल इसका लग्न का मालिक हुआ, स्कॉर्पियो लग्न का मालिक मंगल। मंगल गर्म ग्रह है, गर्म मिजाज है, ये भी गर्म मिजाज होगा, किसी से इसको डर भय है नहीं, सुनेगा नहीं किसी की, एकदम जिद्दी होगा, अड़ जाएगा, तो इसका ये स्वभाव होगा। अभी शुक्र की महादशा के बाद सूर्य की महादशा चलेगी, ये सारे दशाएं इसके लिए अच्छी है। 2038 तक इसके लिए बहुत अच्छा समय है, जो चाहेगा वो हो जाएगा। इस कुंडली पर अभी इतना ही।
यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।